Hello everyone. Good morning to all of you class. Today we will continue our principle of management. So 12th class last class में जब हमने principles of management पढ़ा था तो हमने एक रफ इंट्रोडक्शन उसकी की थी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आर जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ज़रूरी है एक फर्म के बेटरमेंट के लिए और उसके अच्छे से चलने के लिए. सो जब हमने दीज 14 प्रिंसिपल्स जिनकी आज भी हम बात करेंगे दैट आर गिवन बाय हेनरी फ्यूल, जो लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी. वाज एन इंजीनियर जिनको एक सिक फर्म मिली थी एंड हाउ ही एस्टैब्लिश्ड दीज 14 प्रिंसिपल्स ओवर देयर एंड उन्होंने उस फर्म को बिल्कुल चेंज कर दिया था. तो लास्ट क्लास में जो 4 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे क्लास, एक बार क्विकली उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. फर्स्ट वाज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. सेकेंड वाज दूसरा जो हमने पढ़ा था डिसिप्लिन. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन. उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये 4 प्रिंसिपल्स हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे क्लास. और पढ़ाई कभी भी वन वे नहीं हो सकती क्लास. तो जितना भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स होना जरूरी है. तो जब भी आप रीड आउट करें अपनी बुक्स को एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो आप जरूर उसको पूछेंगे. सो डिवीजन ऑफ वर्क, अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था कि वर्क शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन. तो दिस प्रिंसिपल सेज दैट कि काम लोगों की कार्य क्षमता के अनुसार या उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें बांटा जाना चाहिए. सेकेंड इज डिसिप्लिन विच इज वेरी मैंडेटरी एंड वेरी इजी प्रिंसिपल कि फर्म में डिसिप्लिन होना चाहिए. हर चीज के जो रूल्स हैं जो बनाए गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही जरूरी है जितना रूल्स का बनना. उसके बाद था यूनिटी ऑफ कमांड कि ऑर्डर देने वाला एक ही होना चाहिए, बॉस एक ही होना चाहिए. देयर मस्ट बी डिफरेंट पार्टनर्स, बस सबऑर्डिनेट्स से जो डील करे वो एक ही सुपीरियर होना चाहिए. एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो हैंड इन हैंड चलते हैं. हैंड इन हैंड मीन्स दोनों एक दूसरे के बिना, विदाउट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ नो यूज एंड विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी इज वेस्ट. So authority and responsibility says that authority that means power and responsibility that means answerability should go hand in hand. तो ये 4 प्रिंसिपल थे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे. अब हम आगे प्रिंसिपल्स कंटिन्यू करेंगे. सो आज जो हम नेक्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है क्लास? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. देखो डायरेक्शन का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो डायरेक्शन को हिंदी में कहते हैं दिशा. दैट मीन्स अ पाथ जहां पर आपको पहुंचना है, एक एम जो आपको अचीव करना है. तो बिफोर गोइंग टू दिस प्रिंसिपल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी क्लास. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी मतलब देयर मस्ट बी, मतलब एकता होनी चाहिए. हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए. तो डायरेक्शन का मतलब है कि फर्म के एम क्या है. एम मस्ट बी वेरी क्लियर और वो एम सबको क्लियर होने चाहिए, सुपीरियर्स को भी और सबऑर्डिनेट्स को भी. So this principle says that there must be an aim which is followed by every individual in the firm. देखो एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा क्लास से. सपोज आपके फर्म में लाइक होता है ना सपोज जैसे हमने पढ़ा कि 1 हेड 1 प्लान ये होना चाहिए. अब देखो क्या होता है कि एक फर्म है जो सिंगल यूनिट ऑफ चीजों का प्रोडक्शन कर रही है, एक फर्म है जो एक साथ बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन कर रही है. सपोज फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल लेते हैं टाटा का.
क्लियर? टाटा इज तो वेरी बिग फर्म, चलिए टाटा का एग्जाम्पल नहीं लेते बिकॉज इट इज तो अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड फर्म। कोई भी एक फर्म है, मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है, तो जो मिस्टर एक्स है वो एक ही तरीके की चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फुटवेयर्स। क्लियर? तो उनका प्लान क्लियर है यार, उनको फुटवेयर्स को आगे ले जाना है, उनके अंदर उनको कुछ बेटरमेंट करना है, उसके अंदर नए नए इनोवेशंस करने हैं, जो भी वो कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। व्हेन इट कम्स टू वाई, तो वाई ने दो चीजें प्रोड्यूस करना स्टार्ट की, उसके पास फुटवेयर्स भी है, उसके पास गारमेंट्स भी है। तो जब अगर वाई ऐसा कर रहा है, अगर उसके पास दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं काम करने की, तो जैसे फुटवेयर वाला जो एक्स है उसने अपना मैनेजर रखा या जो भी उसने अपने एम्प्लॉइज रखे, उन सबका एक प्लान क्लियर है कि उनको क्या करना है। ऐसे ही वाई जो दो चीजों में काम कर रहा है, उसको अपने वर्कर्स को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसी जगह में, ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा अगर वाई ने उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा कि फुटवेयर्स और गारमेंट्स वाले जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं दोनों सेपरेट हैं, तो दोनों पर्सन्स भी सेपरेट हैं और उसका मैनेजर अलग होना चाहिए, उसका अलग होना चाहिए, सो दैट देयर मस्ट बी क्लैरिटी इन देयर एक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है क्लास, कि काम करते समय लोगों के माइंड में देयर मस्ट बी क्लैरिटी, एक क्लैरिटी होनी चाहिए जिससे उनको ये क्लियर हो कि वो काम जो है क्यों कर रहे हैं और वो उसका एम क्या है, उस काम को करने का एम क्या है। तो दिस इज व्हाट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंश्योर्स। क्या इंश्योर करती है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? एक्शंस को अप्रोप्रिएटली फॉलो करना, यूनिटी ऑफ एक्शन फॉलो करती है ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करते हैं क्लास, तो फर्स्ट इज सबसे पहले तो हमारे जो एक्शंस हैं उनमें यूनिटी दिखेगी, पता चलेगा हमें कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं और उसको करना किस लिए जरूरी है। उसके बाद एक और चीज, जो सारे प्लान्स को अगर हम फॉलो करते हैं ना, सारे प्रिंसिपल्स को सॉरी, तो वहां पर वो सबसे पहले आते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को प्लेस कर सकते हैं। एंड एक और चीज जो होगी इससे, वो ये होगा अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स, बिकॉज सबके गोल्स कॉमन है, सबको पता है हम क्यों आ रहे हैं, सबकी डायरेक्शन जो है वो बहुत क्लियर है। जब तक हमारा एम क्लियर नहीं होता है ना क्लास, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उस काम को करने का एक इम्पैक्ट क्या हो सकता है और क्या जरूरत है उस काम को करने की। सो बाय इम्प्लाइंग दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ क्लैरिटी इन एक्शन, लोगों को क्लियरेंस आती है अपनी फर्म को लेके या अपने काम को लेके कि अगर जो भी काम उन्हें करना है वो क्यों करना है और किस लिहाज से वो काम ज्यादा जरूरी है। आप सबकी बुक्स में इसके बाद, इस प्रिंसिपल के बाद यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ना डिफरेंसेस गिवन होते हैं, बिकॉज समटाइम्स students may get confused between three principles: unity of direction, unity of command and unity of and order, principle of order, not unity of order, it is principle of order। तो इन चीजों में ना अक्सर कंफ्यूजन रहती है, बट तीनों चीजें अलग अलग है क्लास। ऑर्डर पे जब हम आएंगे तब हम ऑर्डर की बात करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का मतलब आपका एम क्लियर होना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू यूनिटी ऑफ कमांड, तो आपका जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है वो क्लियर होना चाहिए। तो बोथ आर डिफरेंट, बट दोनों जो है क्योस को खत्म करते हैं फॉर्म से और एक क्लियरेंस लेके आते हैं काम करने में। तो ये एक सिमिलैरिटी दोनों के बीच में कह सकते हैं, बट बोथ द प्रिंसिपल्स आर टोटली डिफरेंट। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? वन हेड वन प्लान। और कुछ प्रिंसिपल्स तो ऐसे हैं जिनको मतलब ये दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, केस स्टडी करेंगे या एमसीक्यूज करेंगे, तो ये जो वन लाइनर्स है ना, दे मेक्स आइडेंटिफाइंग प्रिंसिपल इजी। सो जब आप पूरे 14 प्रिंसिपल्स कर लेंगे तो मैं आपको इनके वन लाइनर्स भी जरूर दूंगी, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन सा प्रिंसिपल इन शॉर्ट क्या कहता है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, नेक्स्ट वी विल डू प्रिंसिपल ऑफ subordination of individual interest to common interest।
subordination of individual interest to general interest. Okay class. Subordination of individual interest to general interest. Individual interest होता है क्लास मेरा खुद का अपना पर्सनल इंटरेस्ट. जर्नल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. पर्सन्स इंटरेस्ट, पर्सन्स एंड फर्म्स. तो जब हम इस प्रिंसिपल की बात करते हैं क्लास, तो ये प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि फर्म में व्हेन वी आर वर्किंग इन अ फर्म, तो इस तरीके के इंटरेस्ट की देयर इज नो नीड, बिकॉज फर्म जो है वो सबसे इंपॉर्टेंस रखती है और हमें उसी के इंटरेस्ट को ज्यादा वैल्यू देना चाहिए. अगेन आई गिव यू एन एग्जांपल सो दैट दिस प्रिंसिपल विल बी मोर क्लियर. कि देखो मिस्टर एक्स है, क्लियर, सबका अपना पर्सनल लाइफ भी होता है और प्रोफेशनल लाइफ भी होता है. मिस्टर एक्स है, उनको किसी काम से, अपने किसी इंडिविजुअल काम से किसी से भी एक मीटिंग फिक्स करनी है, उनको कहीं जाना है. मीटिंग नहीं फिक्स करनी, उनको कहीं जाना है. एंड सेम डे उनकी एक ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो दोनों में से ज्यादा जरूरी है, अब सपोज उनको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तो वो कैंसिल हो ही नहीं पाएगा, उनको जाना ही होगा. बट इफ अगर हम दोनों काम में से देखें, मिस्टर एक्स का अपना पर्सनल मीटिंग या फिर उनका जो फर्म से रिलेटेड मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट मिस्टर एक्स इज टू डू इज, मिस्टर एक्स को अपना वो वाला जो मीटिंग है जो उनको अपना पर्सनल रखना है, इफ ही कैन, तो उनको वो क्या करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए और जनरल इंटरेस्ट को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए. क्यों देनी चाहिए? बिकॉज जनरल इंटरेस्ट में फर्म की ग्रोथ जुड़ी हुई है. फर्म की ग्रोथ जो है उसके अंदर इंपॉर्टेंट है. और फर्म की ग्रोथ से क्या मतलब होता है? फर्म की ग्रोथ से पूरे फर्म में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी डेवलपमेंट से इसका मतलब है. हो सकता है वो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट हो बिकॉज वो मैनेजर या किसी ऐसे पोजीशन पे है कि उनका उस मीटिंग में बैठना जरूरी है. उस मीटिंग को ना अटेंड करने से उनको कोई ऐसा बड़ा लॉस हो सकता है फर्म से रिलेटेड. तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जो फर्म की गुडविल को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए. सो दिस इज व्हाट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट सेज. लाइक what this principle says is like individual interest is lesser important when it comes to general interest, because we are talking about a firm. तो firm में firm का interest जो है वो ज्यादा value रखता है rather than an individual interest. So this kind of upbringing कह लो या this kind of मतलब ये एक mindset होना चाहिए लोगों का कि हमारे लिए firm जो है वो ज्यादा important है. This is the sixth principle of management, subordination of individual interest to general interest. कि हम एक ही पर्सन के इंटरेस्ट के बेसिस पे काम नहीं करेंगे. अब इसके पॉजिटिव्स अगर हम देखें तो सेम पॉजिटिव्स, हम अपने ग्रुप गोल्स को अचीव कर लेंगे. जब सब लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होंगे तो अचीवमेंट ऑफ गोल्स, क्लियर, कोऑपरेशन एस्टैब्लिश होगा अमंग वर्कर्स. क्यों नहीं एस्टैब्लिश होगा? देखो जब एक पर्सन को लग रहा है, मतलब जब ऐसे ही तो एक दूसरे को देख के सीखा जाएगा ना कि जो हमारा हेड है जब वो अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ सकता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ फर्म्स गुडविल और फॉर द सेक ऑफ फर्म्स बेनिफिट, तो हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सो सब जब इतने डेडिकेटेड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वील गेट आवर गोल्स एज सून एज पॉसिबल. जितनी जल्दी, जितना ज्यादा हम मेहनत करेंगे उतने ज्यादा हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे एंड एक हेल्दी कोऑपरेशन और एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है फर्म में वो आएगा. वायलेशन यू कैन नाउ इजीली रीड फ्रॉम योर बुक्स. वायलेशन का क्या नुकसान होगा? हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. एक वो जो कम्युनल हार्मनी होती है कंपनी के अंदर वो खत्म हो जाएगी बिकॉज सब अपने इंटरेस्ट को ज्यादा वैल्यू देंगे रादर देन फर्म्स इंटरेस्ट. तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट किया जाएगा. तो in short, it is a very important principle, subordination of individual interest to general interest. So now seventh principle class.
Now seventh principle is principle of remuneration. रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी या जो भी इन रिटर्न हम उनको दे रहे हैं, वेजेस, दैट कम्स अंडर दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. तो अगर अब हम प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन की बात करते हैं क्लास, तो रेम्यूनरेशन इज व्हाट? रेम्यूनरेशन इज मनी जो इन टर्म्स ऑफ सैलरी हम अपने वर्कर्स को देते हैं. मनी इन टर्म्स ऑफ सैलरीज. जो भी पर्सन हमारी फर्म में काम कर रहा है चाहे किसी भी पोस्ट पे, तो उसको जो हम पैसा देते हैं, दैट पैसा इज व्हाट रेम्यूनरेशन इज. एंड अगर आगे जब आप डायरेक्टिंग पढ़ेंगे क्लास, या चैप्टर है डायरेक्टिंग 12th में, जब आप वो पढ़ेंगे क्लास, तो उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं लाइक मोटिवेशन. मोटिवेशन मोटिवेशन मीन्स प्रेरणा देना, अभिप्रेरित करना, किसी को काम करने के लिए उकसाना. तो बहुत सारे तरीके होते हैं मोटिवेशन लेने के. कुछ लोग कोई मोटिवेशनल स्पीचेस देख के, वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं. अलग अलग लोग, कोई किसी का आइडल होता है वो उसको देख के मोटिवेट होता है. तो मोटिवेशन लेने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से पैसा भी एक तरीका है. जब हम मोटिवेशन को डेप्थ में पढ़ेंगे ना क्लास, तो मोटिवेशन के मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों तरीके होते हैं. तो मनी इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, और मोटिवेशन मिलते रहना बहुत जरूरी है, सैलरी मिलते रहना बहुत जरूरी है. सैलरी मिलते रहने के साथ साथ एक अच्छी सैलरी मिलना भी बहुत जरूरी है. तो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कि रेम्यूनरेशन जो भी मिले ना, वो फेयर मिलनी चाहिए. फेयर वेजेस मस्ट बी देयर सो दैट वर्कर्स को कभी भी ऐसा फील ना हो कि वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, उनको पैसा कम मिल रहा है, और उनके दिमाग में एक चीज चलती रहेगी क्लास कि हमें क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल अगर हमें कोई और बेटर जॉब मिलती है तो वी कैन स्विच ओवर देयर. दैट स्विचिंग करना इज अ लॉस फॉर द फर्म. बिकॉज देखो, अगर किसी के दिमाग में यही चीजें चलती रहेगी तो एक तो पहली बात वो अपना 100% फर्म की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा. उसका सारा ध्यान यही रहेगा कहीं और इंटरव्यूज हो रहे हैं, या कहीं वैकेंसी सिचुएशन अगर उसको मिल रही है कि कहीं खाली है वैकेंसी, तो दे विल मूव ऑन टू दैट कि हम यहाँ जाते हैं, अप्लाई करते हैं और अपनी सैलरी लेते हैं. तो वो जो स्विच, जो टर्नओवर्स होती है ना, इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जब कोई वर्कर काम करने चला जाता है, तो वो भी फर्म के लिए अच्छा नहीं होता. तो इसीलिए फर्म को सोचना चाहिए इस तरीके की वेजेस दी जाए कि दूसरे पर्सन मोटिवेट भी हो, और ये तो उनके दिमाग में ना ही आए कि हाँ हम यहाँ पे लेसर पेड है, या हमें कोई और जाना चाहिए काम को ढूंढने के लिए या काम को करने के लिए. सो दिस इज व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज. अगर अब हम इसकी बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स की, तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहले अभी हमने बात की मोटिवेटेड एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे. एम्प्लॉइज अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो हमारे जो गोल्स हैं वो हम अचीव कर लेंगे. अचीवमेंट ऑफ गोल्स. तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स. अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी बिल्ट होता रहेगा वर्कर्स के बीच में. उनको काम करने का एक तरीका भी मिलता रहेगा और उनको बाहर जाने का भी नहीं सोचना पड़ेगा. तो इट इज कॉल्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फर्म. स्मूथ फंक्शनिंग. अब अगर इनको वायलेट करेंगे तो यही जो मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा. गोल्स अचीव नहीं होंगे, स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी. हर दूसरे दिन कोई ना कोई लीव लेके बैठा होगा कि भाई मैं कहीं और इंटरव्यू, मतलब बताएगा या नहीं बताएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट वो अगर एब्सेंट हो जाएगा, एब्सेंटिज्म इंक्रीज हो जाएगा अगर, तो भी नुकसान होगा. एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉइज की जगह डीमोटिवेटेड, अंडर मोटिवेटेड, इस तरीके के एम्प्लॉइज जो है वो फर्म में ज्यादा हो जाएंगे. तो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन सेज. क्लियर? एक अच्छी हेल्दी सैलरी होनी चाहिए ताकि लोगों के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल हो और वो खुशी खुशी फर्म में काम करें. क्लियर? सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. एंड नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज क्लास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग प्रिंसिपल कह लो, या ऐसा प्रिंसिपल जिसमें समटाइम्स प्रॉब्लम्स आती है, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा.
centralization and decentralization. So out of 14 general principles, 8th principle is principle of centralization and decentralization. देखिए क्लास, अभी हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि एक बैलेंस होना चाहिए, सिर्फ अथॉरिटी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी देन ऑल्सो इट्स नॉट गुड। अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। ऐसा ही बैलेंस हमें इस प्रिंसिपल में भी चाहिए। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है क्या। तो सेंट्रलाइजेशन में concentration of authority या power in the center, so power in the center। और यहां पर decentralization में there is dispersal of authority। क्लियर? चलिए अब एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये क्लियर करती हूँ। So on, you can pass on authorities at more levels also। चलिए, तो अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें इसकी तो वो ये हो सकती है। अब देखिए क्लास, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर इन द सेंटर, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द सेंटर। जब हम किसी के साथ अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट या शेयर नहीं कर रहे। तो जरूरी नहीं है कि सेंट्रलाइजेशन बुरा ही है, बट इट डिपेंड्स ऑन कि मेरी फर्म का साइज क्या है। फर्म के साइज के अकॉर्डिंग इट मैटर्स क्लास कि हम सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करेंगे या डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जो वन हेड है, मतलब छोटा फर्म है, सोल प्रोप्राइटर इकलौता मालिक है, वही सारे डिसीजन ले रहा है और उसका फर्म इतना बड़ा, इतना वास्ट भी नहीं होता है कि उसको इतने लोगों की जरूरत पड़े। तो वहां तक तो ठीक है, सेंट्रलाइजेशन वहां काम करेगा बिकॉज वहां लोग ही नहीं है, तो डिसेंट्रलाइज किसको करेंगे। बट एज योर फर्म का लेवल और योर फर्म starts increasing, you have to shift yourself from centralization to decentralization। अगर आप तब भी यहाँ पर ही रह जाएंगे तो आपकी फर्म नहीं ग्रो कर पाएगी। क्यों? बिकॉज आप सारी पावर्स अपने हाथ में रख रहे हैं, आपसे छोटी छोटी चीजें भी आपसे पूछ के की जा रही हैं फर्म में। कभी आपका एब्सेंट हो या वहां नहीं हो तो क्या होगा, आपके वर्कर्स तो खाली बैठ जाएंगे। ठीक है, जब हेड आएगा उससे पूछेंगे तब हम काम कर लेंगे, या फिर आप सारा दिन फोन पे उनसे लगे रहोगे, अच्छा नेक्स्ट स्टेप ये लो, नेक्स्ट स्टेप ये लो। तो जैसे जैसे फर्म ग्रो करती है क्लास, सेंट्रलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। उस वक्त हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ रुख करना पड़ता है, हमें अपनी अथॉरिटी को डिस्पर्स करना पड़ता है। होता है ना, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो क्यों बनाए जाते हैं? वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि ये जो डिस्पर्सल है अथॉरिटी का वो प्रॉपर्ली हो सके। कुछ डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ हेड ले या टॉप लेवल मैनेजमेंट ले, उसके बाद देयर इज लोअर एंड उसके बाद देयर इज मिडिल लेवल। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कोई भी फॉर्म ऐसी नहीं है जो प्रॉपर्ली डिसेंट्रलाइज्ड होकर काम कर लेगी कि सारे डिसीजंस अच्छा ही रहेगा, मैं नहीं हूं तो मेरे बिहाफ पे तुम, मतलब डिसीजंस टेकिंग ऑन बिहाफ, आप फोन पे या मीटिंग में किसी के थ्रू बात कर रहे हो देन इट्स फाइन, लेकिन आप वो पावर किसी को नहीं दे रहे हो। तो कुछ
कुछ पावर्स जो है वो अपर लेवल तक सिक्योर रहनी चाहिए और बाकी पावर्स जो है उसको नीचे हमें डिस्पर्स ऑफ करना चाहिए, वो ये प्रिंसिपल सिखाता है। दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये नहीं है कि छोटे छोटे डिसीजंस भी लेने हैं तो उसके लिए भी हम टॉप लेवल को अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ भाई इस फॉर्म मतलब एक बंदे ने छुट्टी लेनी है तो छुट्टी के लिए भी उसके मैनेजर से या जो उसका इमीडिएट बॉस है उससे बात ना करके हम फॉर्म के सीईओ को फोन लगा रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर पर्सन को छुट्टी दे दें या नहीं। सो ऐसी फॉर्म नहीं चलेगी। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन सेज व्हाट कि पावर्स जो है वो डिस्पर्स होनी चाहिए और कुछ पावर्स ऐसी हैं जो सेंटर में ही रहनी चाहिए। लाइक हम नया प्रोडक्ट क्या लॉन्च कर रहे हैं वो हम किसी और को नहीं डिसीजन मेकिंग पावर दे सकते हैं, हम उसके अंदर क्या क्या काम करेंगे वो सब टॉप टू बॉटम ही आना चाहिए। लेकिन बॉटम लेवल में जब काम बढ़ जाता है तो उसके अंदर टॉप लेवल का जो इंटरफेरेंस है वो कम होना चाहिए। दिस इज व्हाट दिस प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन सेज। This says there must be a balance. एक बैलेंस जरूर होना चाहिए एक फर्म में। Clear? So this is 8th principle of centralization and decentralization. अब again class अगर हम इसको करते हैं तो क्या क्या हो जाता है इससे, क्या क्या इसके पॉजिटिव्स हैं। सबसे पहला इसका पॉजिटिव है क्विक डिसीजन मेकिंग, आप खुद डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद क्या है इसका फायदा है क्विक डिसीजन मेकिंग के बाद, एनकरेजेस वर्कर्स। अब जैसे कल हमने जब हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो वो टीम लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि अगर 10 लोगों की एक टीम में से ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क हेड ने जो सुपरवाइजर है उसने डिसाइड किया कि एक पर्सन को हमने टीम लीडर बना दिया, उसके टीम लीडर बनते, उसको टीम लीडर बनाना इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन। आप अपनी थोड़ी सी पावर्स उस तक दे के जा रहे हो, उसको पावर देते ही क्लास बाकी जो 10 लोग वहां काम कर रहे हैं ना उसके साथ के जो थे उनके अंदर भी क्विक मोटिवेशन आएगी। आपने पैसा भी नहीं दिया मतलब नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, और लोगों को काम करना भी आ गया, यार ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते नेक्स्ट टाइम। सो एनकरेजेस वर्कर्स एंड एक और क्या होता है जो सुपीरियर है उनका लोड रिड्यूस होता है। और हम नए मैनेजर्स को तैयार करते हैं। अब जो जिस लेवल पे आया है ये भी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लास कि अगर हमारे फर्म में कोई काम करने आया है तो हम क्या करें, हम उसके अंदर भी और बेटरमेंट लेके आए। जिस लेवल पे बंदा आया था एक्सपीरियंस लेने के बाद उसको और ट्रेन करने के बाद उसका भी इंक्रीमेंट हो, उसका भी जो ग्राफ है वो परफॉर्मेंस का वो इंक्रीज हो। तो वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों से फर्म का ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो। फर्म का तो हो ही रहा है, फर्म के साथ साथ लोगों का ग्राफ भी इंक्रीज होगा। तो ये भी एक फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वर्कर काम करने आ रहा है उसको ये चीजें मिले। So this is what principle of centralization and decentralization says. And if अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे क्लास तो इसको ऑपोजिट डिले इन डिसीजन मेकिंग, नो एनकरेजमेंट या नो मोटिवेशन, एंड जो सुपीरियर है वो हमेशा क्या रहेगा, ओवरबर्डन रहेगा। ओवरबर्डन रहेगा तो उसका दिमाग जो है वो उतने अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएगा जितने पहले ले सकता। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ scalar chain. Ninth principle of scalar chain. What is scalar chain class? Scalar chain means superior subordinate एक दूसरे से कैसे बात करेंगे उसके बात करने का एक तरीका, ठीक है।
तो आपकी बुक्स में एक डायग्राम भी बना होगा, A B C D and this is what Gangplank. So scalar chain gives us a formal line of communication from highest to lowest level. क्या है scalar chain? Formal line of communication. I will give you one-liners at the end of 14 principle. Formal line of communication from highest to लोएस्ट लेवल. अब ऐसा क्यों होता है क्लास, हमें क्यों ये डिसाइड करने की जरूरत है कि एक प्रॉपर लाइन हो, इसीलिए ताकि कम्युनिकेशन में गैप ना हो. देयर मस्ट बी नो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन फर्म, क्योंकि अगर फर्म के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है क्लास, तो हम जो भी काम कर रहे हैं ना वो सब वेस्ट चला जाता है. बिकॉज इंफॉर्मेशन जो फर्म से रिगार्डिंग जरूरी है वो सब तक पहुंचनी चाहिए, जितने भी हैं टॉप मिडिल लोअर सब तक पहुंचनी चाहिए. जब तक वो नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा और जो हमारी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ना वो इनकम्प्लीट रह जाएगा. लाइक A मस्ट कॉन्टैक्ट टू B, देन B टू C, देन D टू F. इस तरीके से अगर ये चलेगा तो बीच में कोई भी ना छूट नहीं रहा है जिसको पता ना चले, और ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि कोई बंदा कहे कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि फॉर्म में ऐसा भी कुछ हो रहा है या ये भी डिसीजन हमने लिए हैं, तो वो वहां पर छूटेगा नहीं. तो एक हायरार्की होनी जरूरी है कि कौन किससे बात कर सकता है और किससे नहीं. अब लेकिन बात करता है, ठीक है, एक फॉर्मल चेन है वो भी ठीक है, बट समटाइम्स इन केस ऑफ इमरजेंसी हम देखो सपोज क्या होता है कि समटाइम्स वी हैव टू टेक क्विक डिसीजन. क्लियर, बहुत जल्दी हमें डिसीजन लेना है, हमारे पास इतना प्रॉपर तरीका मतलब इतना टाइम नहीं है कि हम ये प्रॉपर लंबा सा चेन फॉलो करें. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक्सेप्शन ऑफ स्कैलर चेन इज देयर व्हिच इज अगेन गिवन बाय फ्योल, कि ऐसा ना लगे कि भाई कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो हमने लेना था फर्म से रिगार्डिंग, हमने नहीं लिया तो फर्म को लॉस हो गया और फिर क्या बात आ गई, यही बात आ गई यार इतना लंबा चेन फॉलो करना था, वो फॉलो करना भी जरूरी था बिकॉज वो प्रिंसिपल है, नहीं फॉलो किया तो देखिए हमारे हाथ से एक डील जो है वो चली गई. तो वो ना हो, ऐसी सिचुएशन ना आए. सो इन दैट केस ऑफ इमरजेंसी फ्योल हैज गिवन गैंग प्लान. उन्होंने गैंग प्लान दिया कि इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ कुछ ऐसा है जहां पे F को G से तुरंत बात करनी है और जरूरी बात करनी है तो वो कर सकता है. जरूरी नहीं है कि ये वाला इससे ही बात करेगा, आपस में कोई किसी से भी बात कर सकता है अगर उन्हें लग रहा है कि क्विक डिसीजन मेकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज नेसेसरी. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चेन. स्कैलर चेन क्या कहता है कि दैट देयर मस्ट बी अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम top to lower level, and in case of emergency we can break that chain also. Only in case of emergency, हमेशा नहीं, in case of emergency only we can break that chain, and that is gang plan. Breaking of that chain is known to be as gang plan. तो ये टेलर ने हमें बताया. Now again इसके positives क्या है क्लास? पहला, नो कम्युनिकेशन गैप, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब इंफॉर्मेशन सबके थ्रू होके जा रही है तो कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं बचता है. जो इंफॉर्मेशन है वो सब तक पहुंचेगी. उसके बाद नो कम्युनिकेशन गैप के बाद एक और है, वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इट लीड्स टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सबको पता है क्या काम करना है, कैसे करना है, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, कोऑर्डिनेशन, यही सब होता है अगर हम सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चेन. क्लियर? ओके. सो अब आपके लास्ट 5 प्रिंसिपल्स रह गए क्लास, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. एंड इन दैट क्लास आई विल गिव यू वन लाइनर्स आल्सो जो एक के साथ एक जरूरी होंगे. तो फटाफट से रिकैप्चुलेट करते हैं. आज हमने कौन कौन से 5 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं. तो आज हमने पढ़ा सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ बैलेंस. सारी पावर्स सेंटर में भी ना हो, पावर्स को डिस्पर्स करना जरूरी है, लेकिन कुछ पावर्स जो है वो सेंटर में ही रहनी चाहिए.
फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है एक फर्म में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है एक फर्म में, वो हमने यहाँ जाना। और उसको इफेक्टिव बनाए रखने के लिए समटाइम्स हम गैंग प्लान को भी फॉलो कर लेते हैं इफ देयर इज एन इमरजेंसी। तो उसके बाद हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की वन हेड वन प्लान, प्लान एक ही होना चाहिए, आप किधर जा रहे हो, दैट एम मस्ट बी वेरी क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि सेकेंडरी होने चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट होने चाहिए जनरल इंटरेस्ट, बिकॉज वहां पे एक बंदे की बात नहीं हो रही है, वहां पूरे फर्म की बात हो रही है, और पूरे फर्म में बहुत सारे लोग जो है वो जुड़े होते हैं पूरे फर्म से, तो इसीलिए वहां पर उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सो रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।